तो यार हेलो जनता पार्टी, कैसे हैं आप सब। तो आज हमने देखना है जनरेशन्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें मैंने जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे और में क्यों रखा हुआ है। जनरेशन्स जैसे कि उसके अंदर क्या क्या एवोल्यूशन आए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, पहले कैसे होते थे ऑपरेटिंग सिस्टम और अब कैसे होते हैं, धीरे धीरे क्या क्या चेंजेस इनके अंदर आए हैं, वो चीज़ें जनरेशन में आती हैं। और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के हैं, उनकी क्या क्या टाइप्स हैं, किस किस तरह से काम करते हैं वो। तो जनरेशन्स और टाइप्स को इस एक हिसाब से एक ही तरह से ले सकते हैं। ये सारे टाइप्स के अंदर भी आ जाएंगे और यही सारे जनरेशन्स के अंदर भी आ जाएंगे। अगर कुछ भी आया आपके एग्ज़ाम में, दोनों में से कुछ भी लिख देना। अब ये 11 मैंने बना रखे हैं, इतने सारे लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। और इन सबको नॉलेज के लिए के हिसाब से जान लो। कुछ मेन इंपॉर्टेंट इसके अंदर रहते हैं, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, और एक आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ मेन है, तो इन सबको आप पढ़ लेना आराम से। बाकी ये सारे इनकी नॉलेज होनी चाहिए अच्छे, इन सबको अच्छे से देख लेना। तो सबसे पहले आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को करने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी नहीं होते थे तो अब कैसे काम करता था हमारा कंप्यूटर, किस तरह से। तो उससे पहले हमारा कंप्यूटर कोई भी इंटरेक्टिव जॉब नहीं कर सकता था। कुछ स्पेशल जॉब जो हम आजकल करते हैं, वो सब चीज़ें, वो सब जॉब्स नहीं कर सकता था। कुछ छोटी मोटी जॉब्स ही करता था, प्रोग्राम्स वगैरह लिख सकते थे उसमें। फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डिफरेंट होते थे काफ़ी। जैसे अब हम कीबोर्ड माउस वगैरह से एंटर करते हैं या स्कैनर वगैरह से उसमें फाइल स्कैन्स करते हैं, तो ये तो काफ़ी हाईली एडवांस हो गए। जो हम पहले इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते थे, जैसे हम कीबोर्ड से डाटा एंटर करते हैं, तो उसकी जगह पर पहले हम पंच कार्ड्स यूज़ करते थे। पंच कार्ड्स कैसा होता है, एक कार्ड का होगा, गत्ते का होता है, काफ़ी हल्का सा, इसके ऊपर गोल गोल छेद होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कंप्यूटर को 0101 की भाषा समझ में आती है। तो 0 का मतलब है कि चीज़ ऑफ है, 1 का मतलब है कि ऑन है। ठीक है, इनपुट ऑन है। तो इसके अंदर वैसे ही है, अगर ये जो हमारा होल है, अगर ये ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा, इसका मतलब है 0। और अगर ये होल भरा हुआ रहेगा तो इसका मतलब है 1। ठीक है, तो ऐसे ही 0101 बन के वो चीज़ पूरा प्रोग्राम एक बन जाता था। हमारी जो भी जैसे भी कंप्यूटर समझता था वैसे बन जाती थी ये चीज़ें 01 को ऐड करके। तो एक जैसे आप जानते हो, एक पंच कार्ड पे कितनी ही चीज़ें आ जाएंगी। हम जानते हैं कि बाइनरी जब हम कोड में लिखें किसी भी चीज़ को तो काफ़ी बड़ा बन जाता है। तो एक पंच कार्ड पे इतनी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकती है। तो उसके लिए हमें बहुत सारे पंच कार्ड्स बनाने पड़ते थे, एक ही जॉब को दिखाने के लिए, एक ही चीज़ को दिखाने के लिए। तो देखते हैं कि पहले काम कैसे करता था कंप्यूटर। पहले होता था कि एक पर्सन है, एक पर्सन को अगर कोई भी काम करवाना है, ठीक है, उससे कोई भी प्रोग्राम वगैरह बनवाना है कि हम मेरा ये प्रोग्राम है, तो एक प्रोग्राम मुझे बना के दे दो जो कि कैलकुलेशन वगैरह कर सके, मैं अपने कभी भी कैलकुलेशन वगैरह कर सकूँ उस प्रोग्राम के ज़रिए। तब वो जाता था प्रोग्रामर के पास। प्रोग्रामर क्या काम करता था, वो जॉब क्रिएट करता था। ठीक है, जॉब के अंदर क्या चीज़ें आती थी, एक तो प्रोग्राम आता था। ठीक है, कि वो प्रोग्राम जो भी हमने लिखना है कि वो क्या क्या काम करेगा, वो सब चीज़ें। फिर उसके अंदर उसका डाटा आता था, जो भी हमने डाटा वगैरह डालना है, इंफॉर्मेशन वगैरह। फिर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है कि उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं से उसे कुछ एक्सेस चाहिए किसी भी चीज़ का, तो वो सब चीज़ें यहाँ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में आएगी। तो ये तीन चीज़ें मिलकर एक जॉब क्रिएट होती थी। ठीक है, जॉब क्रिएट, फिर यूज़र उसको लेके जाता था, फिर वो पर्सन उसे लेके जाता था कंप्यूटर यूज़र के पास। कंप्यूटर यूज़र के पास वो उसके पास भेजता था पंच कार्ड्स के रूप में। तो वो पंच कार्ड्स कंप्यूटर को देता था। पंच कार्ड्स वो कंप्यूटर के अंदर डालता है, सबमिट सिंगल जॉब टू कंप्यूटर। ठीक है, वो काफ़ी सारे पंच कार्ड्स मिलके वो एक सिंगल जॉब बनती थी। तो वो एक एक करके उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर डालता है चीज़ें, और जब डल जाती हैं तो उसे प्रोसेस कर देता था वो कंप्यूटर, और कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद रिज़ल्ट देता था। ठीक है, होते फिर वो रिज़ल्ट यूज़र उसे आके कलेक्ट कर लेता है, पर्सन आके उससे कलेक्ट कर लेता था। तो ऐसे मतलब इस तरह से काम पहले कंप्यूटर करता था। पर्सन पहले उस प्रोग्रामर के पास जाएगा, प्रोग्रामर उसे जॉब क्रिएट करके देगा। फिर जब जॉब क्रिएट हो जाएगी तो वो पर्सन कंप्यूटर यूज़र के पास जाएगा। फिर कंप्यूटर यूज़र कंप्यूटर के अंदर डाटा डालेगा, अपना जो भी वो पंच कार्ड्स वगैरह दिए हैं, उसने जॉब दिया है, वो उसके अंदर डालेगा। फिर उस डाटा को प्रोसेस करेगा कंप्यूटर और हमें रिज़ल्ट दे देगा। ठीक है, पंच कार्ड्स तो ऐसे बहुत सारे कार्ड्स हैं, उन्हीं को मिला के जॉब्स वगैरह बनती थी। और उन जॉब्स के अंदर जो पंच कार्ड्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती थी, वो ये 3 इंफॉर्मेशन होती थी। ठीक है, तो अब देखेंगे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, ये तो पहले था कि पहले कैसे काम करता था, और अब देखेंगे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया।
तो यार जैसे हमने पहले देखा था कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं, सॉरी, पहले पहले जो हमारा कंप्यूटर है वो एक सिंगल जॉब को परफॉर्म करता था, एक सिंगल जॉब की कैलकुलेशन करता था। फिर अब जब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो मल्टीपल जॉब्स को ऑपरेट कर सकता है। कैसे ऑपरेट कर सकता है देखते हैं। जैसे यहाँ पर 3 यूज़र्स आए हैं अपनी अपनी जॉब लेके एक ऑपरेटर के पास, कंप्यूटर ऑपरेटर के पास। ये लोग प्रोग्रामर के पास से पहले ही आ चुके हैं अपनी अपनी जॉब्स बनवा के, फिर एक कंप्यूटर ऑपरेटर के पास आए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर क्या काम करेगा, जो सिमिलर जॉब्स हैं हमारी, जितनी भी सिमिलर जॉब है, मान लो ये और ये दोनों सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब हैं, यानी कि इन दोनों में जो काम है वो सेम तरीके से ही होना है, एक सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे होना है, या फिर कोई भी सेम तरीका लगा लो, वो सेम तरीके से होगा। तो ऑपरेटर क्या काम करेगा, उनका एक बैच फाइल क्रिएट कर देगा। उनके एक बैच फाइल, यानी कि एक बैच फाइल क्या होता है, बैच फाइल इज़ ए बंडल ऑफ मैनी सिमिलर जॉब्स। ठीक है, काफ़ी सारे सिमिलर जॉब्स होंगी, उनको एग्जीक्यूट करेगा। और जॉब्स इन बैच एग्जीक्यूट्स 1 बाय 1, जितनी जो भी हमारी बैच होती हैं उनके अंदर जितनी भी जॉब्स हैं 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होती रहेंगी। उसमें जॉब स्टोर है, एक जॉब एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर दूसरी अपने आप एग्जीक्यूट होगी, तीसरे पे अपने आप आ जाएगा, स्विच कर देगा, चौथे पे अपने आप जॉब्स पे स्विच करता रहेगा। ऐसे ही हमारी बैच फाइल फिर कंप्यूटर को दे दी जाएगी। वो बैच फाइल ऑपरेटर जो है कंप्यूटर को दे देगा और कंप्यूटर उसका आउटपुट जनरेट करेगा। फिर उसके बाद वो अपनी दूसरी जो सिमिलर जॉब्स थी, बैच हमारी 2 बनाई थी, उसको कंप्यूटर को दे देगा और उसका अलग आउटपुट निकलेगा। तो ऐसे हमारी बैच प्रोसेसिंग होती थी। इनको जितने भी बैच के अंदर जितनी भी जॉब्स होती हैं बैच के अंदर, उनको ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता था, ऑटोमेटिक अपने आप जॉब स्विचिंग हो जाती थी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या आई थी, तो हम देखते हैं। जैसे अब हम इसके अंदर क्या होता था, जैसे इसके अंदर क्या होता था कि हमारा जो इनपुट डिवाइस है, हमारी स्टोरेज डिवाइस है, ये इसको इनपुट देगा हमारे जितना भी डाटा वगैरह है, क्योंकि हम स्टोरेज स्टोर करके रखते थे हम जितना भी डाटा है, तो इसको इनपुट देगा यहाँ पर। और इसको ये काफ़ी ना स्लो हुआ करते थे, बहुत स्लो करते थे वो CPU के रिलेटेड, ये काफ़ी स्लो हुआ करते थे CPU के रिलेटेड। CPU बहुत फास्ट होता था, प्रोसेसिंग बहुत फास्ट कर देता था, लेकिन ये जो इनपुट देता था बहुत स्लो देता था। अब जैसे इसने इनपुट दिया, थोड़ा सा इसने इनपुट दिया, फिर इसने प्रोसेस किया, फिर धीरे धीरे तब तक ये एग्जीक्यूट कर रहा है। फिर उससे थोड़ी देर बाद इसने इनपुट दिया, फिर इसने एग्जीक्यूट किया, फिर थोड़ी देर बाद इसने इनपुट दिया, एग्जीक्यूट किया। तो ये तो काफ़ी तेज जल्दी से एग्जीक्यूट कर लेता था, लेकिन ये उसको इनपुट देने में बहुत टाइम लगाता था। हमारी जो स्टोरेज डिवाइस है उसको इनपुट देने में बहुत टाइम लगाती थी। पहले तो ऐसे स्टोरेज को इनपुट एज ए इनपुट डिवाइस ट्रीट कर लेते थे, क्योंकि डाटा को स्टोर करके रखा हुआ है तो उसका इनपुट देगा। वहाँ पर कोई अलग से इनपुट डिवाइस ऐसे नहीं होते थे, पंच कार्ड्स के अंदर लेके इसके अंदर डाटा स्टोर कर दिया और यहाँ पर CPU को दे रहे हैं। फिर CPU यहाँ पर क्या काम हुआ, जैसे थोड़ा थोड़ा डाटा इसके पास पहुँच रहा है, थोड़ा सा एग्जीक्यूट किया, फिर वो उसको फिर इसको रुकना पड़ा थोड़ा सा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि थोड़ा सा उसने एग्जीक्यूट किया, फिर उसको रुकना पड़ रहा है, फिर थोड़ी चीज़ें एग्जीक्यूट करी, फिर रुकना पड़ रहा है। ऐसे क्या होता है कि चीज़ें ना वो क्रैश कर जाती हैं बीच में, जैसे कुछ एरर्स वगैरह आ जाएंगे कि हमने थोड़ी चीज़ एग्जीक्यूट करी, जैसे हम कई बार डाउनलोड कर रहे होते हैं कुछ चीज़ें, तो हमारी पैकेट्स वगैरह फट जाते हैं, क्योंकि हमारा इंटरनेट जो स्लो होता है तो वो पैकेट्स में डिवाइड होता है अलग अलग, तो एक पैकेट हमारे पास आया तो एक नहीं आया। तो वैसे ही यहाँ पर भी हो सकता है, अगर ये चीज़ प्रोसेस हमारा स्लो है तो एक पैकेट हो सकता है हमारा ख़राब हो जाए, या फिर पहुँचा ही नहीं है यहाँ तक आते आते, उतनी स्लो आ रहा है इधर से। तो ये सब दिक्कतें यहाँ पर आती थी। इसके लिए ना एक स्पूलिंग प्रोसेस, मतलब स्पूलिंग एक कंसेप्ट होता है, वो इन्होंने इसके अंदर लगाया। उसके अंदर क्या किया गया, इनके बीच में एक मेमोरी को इंट्रोड्यूस करा दिया गया, रैम जिसे हम कहते हैं। एक हमारी प्राइमरी मेमोरी को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया गया, रैम। अब रैम क्या काम करेगा, जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है वो चीज़ों को लोड कर लेता है, तो यहाँ पर वो चीज़ों को लोड करके रखेगा हमारी चीज़ों को, क्योंकि पहले उसको कंप्यूटर को पता है कि ये सारी जॉब्स जो मुझे दी गई हैं उसको वही सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट करना है और तो कुछ करना नहीं है उसने। तो कंप्यूटर स्टार्ट होते ही वो इसको रैम के अंदर स्टोर करा लेगा चीज़ों को, जो जो ज़रूरी हैं हमारी पहले हैं उस यहाँ पर ले आएगा। फिर CPU क्या काम करेगा, उन चीज़ों को लेगा, थोड़ा बहुत यहाँ से एग्जीक्यूट करेगा, धीरे धीरे लेता रहेगा, और यहाँ जितना ये लेता रहेगा ना, एग्जीक्यूट करता रहेगा, उसी के बैकग्राउंड में रैम भी इसको यहाँ से लोड करता रहेगा। तो ये तो काफ़ी फास्ट होती थी हमारी मेमोरी, ये इसको बराबर स्पीड में देती रहती थी, इसलिए यहाँ पे जो हमारी स्पेस है थोड़ी, जो हमारी स्पीड है वो एकदम मैच कर जाती है दोनों आराम से। यहाँ पे कोई स्पीड मिसमैच की हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई इस पूलिंग प्रोसेस से। ठीक है, तो स्पूलिंग प्रोसेस से हमारी स्पीड मिसमैच की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा उसके अंदर हम देखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यहाँ पर भी एक दिक्कत आई थी स्पूलिंग के अंदर भी, वो हम आगे डिस्कस करते हैं क्या दिक्कत आई थी। पर
स्पूलिंग की फुल फॉर्म जैसे देख लो साइमल्टेनियसली, यही से कहा जाता है कि ये चीज़ों को पेरिफेरल ऑपरेशन कराएगा यहाँ पे साइमल्टेनियसली, यानी कि जो हमारी पेरिफेरल है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, उन सब चीज़ों को साइमल्टेनियसली कराएगा चीज़ें, कि हमारे इसने इनपुट दिया तो उसके बैकग्राउंड में ही दूसरा इनपुट यहाँ पर आके लोड हो जाएगा। तो यार सेकंड आता है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पिछले वाले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पूलिंग ने हमारे स्पीड मिसमैच की प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी एक प्रॉब्लम रह रही थी, जैसे कि सीपीयू का एफिशिएंट वे में यूज़ नहीं हो पा रहा था। अब सीपीयू तो बहुत पावरफुल है, उसका हम पूरी तरह से फिर भी नहीं यूज़ कर पा रहे थे, ठीक है, उसकी पूरी शक्तियों का यूज़ नहीं कर पा रहे थे। अब आप कहोगे कि हाँ उसकी शक्तियों का यूज़ करना क्यों है, उसको ऐसे खाली क्यों नहीं थोड़ा छोड़ सकते। तो यार देखो, अगर मैंने आपको 100 रुपये दिए हैं, मैं आपको कहूँ सिर्फ और सिर्फ उसमें से 30 रुपये ही यूज़ करने हैं, तो फिर कैसा रहेगा उसके अंदर, आपको कैसा लगेगा। तो आप तो पूरा यूज़ करना चाहोगे ना। तो वैसे ही सीपीयू की पावर को हम पूरा ही यूज़ करना चाहते थे, इसलिए उस चीज़ को आगे बनाया गया, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया, ठीक है। अब क्या होगा, नाउ मल्टीपल प्रोग्राम्स कैन रन साइमल्टेनियसली, यानी कि मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं उसे हम साइमल्टेनियसली रन करा सकते हैं। साइमल्टेनियसली के हिसाब से एक साथ बोल दो, या वैसे साइमल्टेनियसली यानी कि जैसे एक जॉब हमारा रन कर रहा है, तो उस जॉब को जब भी हमारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन रन करने चला जाएगा और सीपीयू हमारा नेक्स्ट जॉब को मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे मल्टीपल प्रोसेस साइमल्टेनियसली रन करते हैं, यानी कि एक जॉब को जब किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने की, तब सीपीयू तुरंत ही दूसरे जॉब पे स्विच हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि हमारा सीपीयू कभी भी खाली नहीं बैठेगा, ठीक है, उसका हम पूरी तरह से यूज़ कर पाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। इसी में ये चीज़ बताई हुई है, इफ़ द एक्टिव प्रोग्राम नीड्स टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस सीपीयू विल स्विच टू द नेक्स्ट जॉब, दिस इज़ कॉल्ड प्रीएम्पशन, इसे प्रीएम्पशन कहते हैं, ठीक है। जब भी हमारा एक जॉब हमारा कंप्लीट हो गया तो फिर नॉन प्रीएम्पशन में पता क्या होता है, जैसे हमारा एक जॉब हमारा कंप्लीट जब तक नहीं होगा तब तक सीपीयू हमारा दूसरे जॉब पे नहीं जा पाएगा। अब चाहे वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने जाए तब तक सीपीयू यहाँ पे खाली बैठेगा, लेकिन जॉब 2 पे स्विच नहीं करेगा, उसे नॉन प्रीएम्पशन कहते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में वैसे ही होता था, जब तक कि हमारा जॉब 1 कंप्लीट नहीं होगा, चाहे वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, सीपीयू खाली बैठा है, तब तक ये जॉब 2 पे नहीं जाएगा, उसे नॉन प्रीएम्पशन कहते हैं। और यहाँ पर एक प्रीएम्पशन कंसेप्ट आया जिसमें कि जॉब 1 हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने गया यहाँ पर, उसके बाद वो अपने आप जॉब 2 पे स्विच कर देगा। जैसे ये मैं बताता हूँ, जैसे जॉब 1 को ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने की, जॉब 1 को यहाँ ज़रूरत पड़ेगी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने की, तो जॉब 1 वहाँ चला गया और सीपीयू चला गया हमारा जॉब 2 के पास, वो जॉब 2 परफॉर्म करेगा। अगर इसको वहाँ ज़रूरत पड़ जाएगी जॉब 2 को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने की, तो ये वहाँ चला जाएगा और सीपीयू अपने आप थर्ड जॉब पे स्विच कर देगा। उसके बाद ये वापस ऊपर घूम के आएगा, देखेगा इसके पास वो प्रोसेस है, तो वो वहाँ से रन कराएगा वापस, ऐसे ही गोल गोल चलेगा ये। तो यार तीसरा आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या है, जैसे नाम से पता लगता है मल्टी प्रोसेसिंग, वी कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेस एट सेम टाइम, ठीक है। पिछले वाले में हम क्या कर रहे थे, मल्टीपल प्रोग्राम में हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को तो एक्सेस कर पा रहे थे सेम टाइम पे, ठीक है। पिछले वाले में हम क्या कर रहे थे, मल्टीपल प्रोग्राम्स को हम एक्सेस कर रहे थे, वैसे इसके अंदर भी हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक्सेस करेंगे, सेम टाइम पे एक्सेस करेंगे। उसके अंदर भी सेम टाइम पे एक्सेस कर रहे थे, लेकिन हमारे लिए वो सेम टाइम पे रहेगा क्योंकि स्विचिंग काफ़ी तेज़ होती है। स्विचिंग कैसे कि जैसे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही सीपीयू था, ठीक है, तो जो भी काम करेगा हमारा एक ही सीपीयू करेगा। तो ये हमारा टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। तो अगर जब टास्क 1 को काम जगह चाहिए तो सीपीयू टास्क 1 का काम एग्जीक्यूट कराएगा। जब वो बाहर चला, जब उसको कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, तब ये सीपीयू दूसरे वाले के पास चला जाएगा। तो इस तरह से मल्टीपल टास्क एक साथ होते थे। तो अभी इसका टास्क मतलब ख़त्म नहीं हुआ था, यहाँ पर ये इसका काम नहीं ख़त्म हुआ था, ये वापस भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इनके टास्क वगैरह ख़त्म तो नहीं हुए हैं, सारे के सारे एक साथ ही रन कर रहे हैं, इसीलिए इसे मल्टीपल प्रोसेसिंग कहा जाता है। और सारे के सारे टास्क एक साथ रन कर रहे हैं, इसलिए यही कहा जाता है। क्योंकि स्विचिंग तो काफ़ी जल्दी जल्दी होती है, हमें तो पता भी नहीं लगेगा कि कब वो उसने टास्क इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने गया और कब वो वापस आ गया, इतना नहीं पता लगेगा यहाँ पर, क्योंकि थोड़ी सी स्पीड वगैरह भी बढ़ चुकी थी यहाँ। तो ये सब चीज़ें ऐसे स्विचिंग वहाँ पे करता था, लेकिन वहाँ पर एक ही सीपीयू था, ये डिफरेंस था। वहाँ एक ही सीपीयू काम कर रहा था और यहाँ पर वही काम वही करना है इसने, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा यहाँ पर काम, क्योंकि मल्टीपल सीपीयूज़ यहाँ पर लग चुके हैं। तो जो भी हम काम वहाँ पे टास्क अलग अलग कर रहे थे ना, तीनों टास्क,
अलग अलग कर रहे थे कि वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने जाएगा तो यहाँ पे ये करेगा, दूसरे टास्क पे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या काम होगा, CPU 1, CPU 2, CPU 3, यहाँ पे 3 CPUs लगे हुए हैं। तो हमारे पास मान लो 3 टास्क आ गए, तो वो तीनों टास्क इनमें आपस में बट जाएंगे। एक टास्क ये परफॉर्म करेगा, एक टास्क ये, और एक टास्क ये। यहाँ पर बीच में ये जो पट्टी बनी हुई है इसे कहते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जब ये तीन CPU हमारे यहाँ प्रोसेस कर रहे हैं, अगर उन्हें कुछ ज़रूरत पड़ेगी कि आपस में उन्हें कुछ बातचीत करनी है उन ऑपरेशंस को, जैसे कुछ चीज़ें होंगी जो वो उस ऑपरेशन का इस ऑपरेशन में यूज़ कर रहा होगा। मान लो हमने कोई शेयरिंग वाली चीज़ें खोली हुई हैं कि हम कोई फाइल्स वगैरह शेयर कर रहे हैं, अपने किसी वेबसाइट पे शेयर कर रहे हैं क्रोम OS पे, तो उस टाइप का कुछ ऐसा। वैसे पहले ऐसा होता तो नहीं था, बट कह सकते हैं, क्योंकि आजकल तो यही चीज़ होती है। आजकल हमारे जो उसके अंदर कंप्यूटर्स के अंदर हैं मल्टीपल CPUs लगे होते हैं, मल्टी कोर CPU कहते हैं उसे। एक ही CPU के अंदर 3-4 CPU लगे होते हैं, उसे मल्टी कोर CPU कहते हैं, ठीक है। तो ये वैसे वहाँ पे लगा होता है, वैसे ही काम करता है। लेकिन ये थोड़ी पहले की बात हो रही थी, तो वहाँ पर इतना वैसे नहीं था, कुछ नॉर्मल टास्क ही होंगे ज़्यादातर स्विचिंग के लिए। ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में काम करती है, क्या क्या चीज़ें इसके बीच में आती है, कैसे ये बातचीत करते हैं आपस में, कुछ इनका लेन देन होता है जो भी ये करते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ भी हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का होता कैसे, वो सारी चीज़ यहाँ पढ़ेंगे। ये यहाँ रैम इनपुट आउटपुट जैसे ही प्रोसेस के लोग करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। अब ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम 2 टाइप्स के हैं यहाँ पर, एक सिमेट्रिकल है और एक असिमेट्रिकल है। यानी कि ये किस तरह से हो रहे हैं, इनका आर्किटेक्चर क्या है। तो सिमेट्रिकल में तो क्या होता है, जैसे हमारे 4 CPU लगे हैं, फॉर एग्जांपल 4 CPU हैं, 3-4 हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें सारे के सारे CPU आपस में कनेक्टेड है, जैसे आप देख रहे होंगे। CPU 1 CPU 4 से भी कनेक्टेड है, CPU 3 से भी कनेक्टेड है, CPU 2 से भी कनेक्टेड है। ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी प्रोसेस अगर आएगा तो ये लोग मिल बांट के भी कर सकते हैं, और या तो अगर 4 प्रोसेस इनके लिए अलग अलग आए हैं तो वो अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर एक ही प्रोसेस आया है तो वो सारे जने थोड़ा थोड़ा मिल बांट के कर लेंगे आराम से, कोई भी खाली नहीं बैठेगा यहाँ पे। लेकिन असिमेट्रिकल में क्या होगा, जैसे कि इन सब का अपना अलग अलग काम होगा। अब जैसे CPU 2 को एक अलग प्रोसेस पकड़ा दिया गया तो वो खाली उसी का एग्जीक्यूट करेगा, कोई दूसरा तब तक यूज़ नहीं करेगा। CPU 2 को अलग कोई प्रोसेस पकड़ा दिया गया है तो ये उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये CPU थोड़ा गलत लिख ले यहाँ पे, इसको CPU 3 कर लेते हैं और इसको CPU 4 कर लेते हैं, ठीक है। अगर CPU 2 के पास कोई प्रोसेस है तो CPU 3 उसे एक्सेस नहीं कर सकता, उसे सिर्फ CPU 2 ही काम कराएगा। और ये है ऊपर CPU 1 इन सब का सुपरवाइज़र, जो कि इनको काम देगा या उनका काम देख रेख करेगा, ठीक है। तो एक तो यहाँ ऐसे खाली बैठा रहता है, ये इन्हें काम वगैरह देगा, खाली तो नहीं बैठेगा लेकिन इन्हें काम देगा। तो कई बार ना जिसका अगर काम ख़त्म हो चुका है और कोई नया काम नहीं है, तो ये पॉसिबल चांसेस हैं कि ये खाली बैठा रहेगा यहाँ पर, और ये दोनों अपना काम परफॉर्म कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी खाली नहीं बैठेगा, सारे अपना काम ख़त्म कर रहे होंगे। अगर लास्ट में कोई एक प्रोसेस भी बचा है तो ये लोग मिल बांट के करेंगे आपस में। तो यार फिर आते हैं अपने टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो इसके अंदर क्या होता था कि हमारा एक ही CPU काफ़ी सारे यूज़र से टास्क ले सकता था, यानी काफ़ी सारे यूज़र्स मिलके एक ही CPU से काम करा सकते थे। तो थोड़ा सा इससे क्या चीज़ होती थी कि CPU को ना एक अच्छा वो बेटर यूटिलाइजेशन हो जाती थी, CPU की अच्छे से यूज़ हो जाता था कि जब भी टर्मिनल 1 को ज़रूरत है तो वहाँ पर चला जाएगा, वो उससे काम ले लेगा। और जब भी टर्मिनल 2 को ज़रूरत है CPU की तो वो काम ले लेगा उससे। जब भी टर्मिनल 3 को ज़रूरत है, यानी कि यूज़र 3 को ज़रूरत है, अभी कोई यूज़र 1 है वो टर्मिनल 1 से काम करेगा, यूज़र 2 है तो टर्मिनल 2 के ज़रिए काम करेगा, 3 और 4 ऐसे ही n तक के काम करेंगे। तो अपने मतलब एक एक करके वो काम करते रहेंगे ऐसे जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही CPU एक टाइम पे कोई 2 टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। ये तो हम भी जानते हैं, सारे जने जानते हैं कि एक CPU सिर्फ एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो इसीलिए क्या काम करेगा, ये साइमल्टेनियसली कॉल करेगा इन्हें कि टर्मिनल 1 है, अगर उसको ज़रूरत है तो वहाँ पर उसे काम देगा, टर्मिनल 2 को ज़रूरत है तो उसे काम देगा, टर्मिनल 3 को ज़रूरत है तो उसे काम करेगा। अब वो किस हिसाब से काम करेगा, मतलब वो टर्मिनल 1 को कब काम देगा, टर्मिनल 2 को कब काम देगा, अगर टर्मिनल 1 को ज़्यादा ज़रूरी है तब उसे काम देगा कि नहीं, इस हिसाब से अलग अलग कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जिन्हें कहते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। तो वो इनके अंदर यूज़ होंगे। तो हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे कि शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स क्या होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई थी कि इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग स्टार्विंग कैन बी हैपन। अब ये स्टार्विंग क्या है, अब जैसे कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग मैं कहूँ, मान लो टर्मिनल 1 को ना उसकी प्रायोरिटी काफ़ी हाई है, टर्मिनल 1 की इसकी प्रायोरिटी काफ़ी हाई है, और ये है टर्मिनल 3, ये यूज़र 3 यहाँ पे काम करे, इसकी प्रायोरिटी बहुत ही ज़्यादा लो है, ठीक है। तो टर्मिनल 1 से जब हमारा काम हो गया
एक क्यू के अंदर ये लोग बैठे हैं, रेडी क्यू के अंदर। तो रेडी क्यू के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक टास्क हमारा पहला है, फिर दूसरा टास्क यहाँ पर है, फिर तीसरा टास्क यहाँ पर है, चौथा टास्क यहाँ पर है। तो पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, फिर तीसरा ये एग्जीक्यूट होगा। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। जैसे अब मान लो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन इसकी प्रायोरिटी यहाँ पर बहुत कम है, और मान लो धीरे धीरे टर्मिनल 2 इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, इसने एक टास्क एग्जीक्यूट कर दिया जिसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, वो यहाँ पर आ गया। फिर टर्मिनल 3 ने एक ऐसा टास्क एग्जीक्यूट कर दिया जो कि एक यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही ना काफ़ी, फिर टर्मिनल 1 ने भी एक ऐसा टास्क एग्जीक्यूट कर दिया जो कि यहाँ पर आ गया। अब ये लोग ऐसे ही टास्क एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं, और ये बेचारा यहाँ पर क्योंकि इसकी प्रायोरिटी बहुत कम है तो ये यहीं पर बैठा रहेगा और इसको बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है कि ये टास्क यहीं पर हो ही ना, परफॉर्म ही ना हो। तो इसे स्टार्विंग कहते हैं, यानी कि ये जो प्रोसेस है वो स्टार्व्ड हो चुका है, अब वो प्रोसेस हो सकता है रन ही ना करे, ठीक है। तो इसके बाद इसके अंदर देखते हैं कि कोई प्रोटेक्शन नहीं होती इसके यहाँ पे। तो जैसे कि टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, अब टर्मिनल 2 है, ये यूज़र 2 है, वो टर्मिनल 1 की चीज़ें एक्सेस कर सकता है, वो देख सकता है वो चीज़ें कि टर्मिनल 1 वाला जो यूज़र है वो क्या चला रहा है, क्या चीज़ रन कर रहा है। अगर कुछ चेंजेस करने हो तो वो भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके बाद आता है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होगा, करेक्टनेस विल नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन लॉजिकल करेक्टनेस, यानी कि जो हमारी लॉजिकल करेक्टनेस है खाली उसी के ऊपर हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा वो एक टाइम के ऊपर कि हमारा जो रिज़ल्ट हमारे पास आया अगर वो सही भी आया है लेकिन सही टाइम पे नहीं आया है तो फिर वो चीज़ें हमारी एरर ला सकती हैं, वो चीज़ें जैसे कि उतना सही नहीं रहेगा, मतलब एक टाइम लाइन पे आना ही चाहिए। अगर हमें कोई प्रोडक्ट वगैरह हम पैकिंग कर रहे हैं, एक मशीन आई है वहाँ रोबोट बन के, उस सामान को उठाना है वहाँ से, तो उसकी एक टाइमिंग करेक्ट होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर वो जो सामान आ रहा है वो उसी टाइम पर आएगा और हाथ भी उसका उसी टाइम पर नीचे आना चाहिए। अगर वो टाइम थोड़ा पीछे रह गया तो ग्लास तो आगे चला जाएगा, कोई भी प्रोडक्ट हमारा आगे चला जाएगा और वो किस चीज़ को उठाएगा, वो खाली उठाएगा उसे, तो वहाँ पे एक एरर आ सकता है, एक एरर जनरेट हो सकता है। तो वो एक चीज़ सही टाइम पर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर इस टाइप के सिस्टम्स काम करते हैं। तो ये होते हैं दो टाइप के, एक तो हार्ड आरटीओएस और एक सॉफ्ट आरटीओएस यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्ड आरटीओएस में क्या होगा कि जो हमारी जो टाइमिंग हमने दी है वो मीट करनी ही चाहिए, यानी कि नहीं करेगी तो फिर काफ़ी बड़ा एरर आ सकता है या कुछ चीज़ें परफॉर्म हो सकती हैं जो कि हमारे एक्सपेक्ट में नहीं है, हम नहीं चाहते हैं वो चीज़ें। अब जैसे एयरप्लेन का एग्जांपल ले लो कि अगर एयरप्लेन को लैंड करना है तो उसके जो पहिए हैं वो सही टाइम पे खुलने ही चाहिए, अगर नहीं खुले तो एयरप्लेन क्रैश हो सकता है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल रहेगा। एक सॉफ्ट आरटीओएस होता है कि इफ़ डेडलाइन इज़ नॉट मेट पॉसिबिलिटी टू रीशेड्यूल द टास्क, अगर उसकी डेडलाइन नहीं भी मैच कर रही है टाइमलाइन पे, अगर वो टाइम पे नहीं भी परफॉर्म हो पाया तो भी कोई चक्कर नहीं, इतना कोई बड़ा होगा नहीं कुछ काम, उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। इतना कोई ज़रूरी नहीं रहेगा। तो अब यार देखते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या है, ये है क्लोजर टू टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था कि जैसे हम एक ही सीपीयू था, वो अपना टाइम सारे प्रोसेस के साथ शेयर करता था, टाइम शेयरिंग सारे यूज़र्स के साथ शेयर करता था। इसके अंदर काफ़ी सारे यूज़र्स लगे होते थे, वो एक ही सीपीयू यूज़ करके अपने टास्क परफॉर्म करते थे, यूज़र्स काफ़ी सारे होते थे। तो वन यूज़र कैन, इसके अंदर क्या है, अब वन यूज़र कैन ऑपरेट मल्टीपल टास्क एट अ सेम टाइम, वन यूज़र कैन ऑपरेट मल्टीपल टास्क एट अ सेम टाइम। उसके अंदर काफ़ी सारे यूज़र लगे होते थे लेकिन इसके अंदर एक ही यूज़र होगा जो कि मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करेगा। तो ये दोनों ही टाइम एफिशिएंट थे और दोनों ही एकदम सीपीयू का अच्छे से यूज़ करते थे। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप्स की होती हैं, कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ नॉन प्रीएम्पशन का ही पार्ट होता है। अब इसके अंदर क्या होगा, एक्टिव प्रोग्राम हैज़ टोटल कंट्रोल, कि जो भी प्रोग्राम हमने एक्टिव किया है उसके पास पूरा का पूरा कंट्रोल होगा। अब अगर वो कि कोई भी टास्क परफॉर्म करने चला गया इनपुट आउटपुट के लिए, कि हार्ड डिस्क से कोई भी डाटा लेने चला गया या फिर प्रिंटिंग के लिए वो टास्क डाटा लेने चला गया कि प्रिंटिंग करानी है उसने, तब उस टाइम पे वो उसकी मर्ज़ी होगी कि वो नेक्स्ट प्रोसेस को कंट्रोल देगा सीपीयू का या फिर नहीं देगा, वो उसकी मर्ज़ी होगी क्योंकि उसके पास पूरा का पूरा कंट्रोल है। अगर उसने मना कर दिया तो नेक्स्ट प्रोग्राम तब तक नहीं एग्जीक्यूट होगा जब तक कि ये पूरा एग्जीक्यूट ना हो। तो ऐसे कुछ नॉन प्रीएम्पशन यहाँ पे फॉलो होता है। और प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग में क्या है
कि शेड्यूलर हैज़ टोटल कंट्रोल, कि इसके अंदर शेड्यूलिंग करते हैं हम, जैसे पिछले उसमें सीखा था हमने, शेड्यूलिंग करते हैं और शेड्यूलर के ऊपर पूरा कंट्रोल होगा। शेड्यूलर अपनी मर्जी से सबको टास्क वगैरह परफॉर्म करेगा। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स बहुत सारे होते हैं, हम आगे सीखेंगे, बहुत सारे तो नहीं, 4-5 इतने हैं। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स काफ़ी सारे होते हैं, तो वो हम सीखेंगे उसमें से कैसे किस किस टाइप से उसको परफॉर्म करवाएगा टास्क वगैरह, किसको इसको अलोकेट कराएगा सीपीयू। तो इसमें ऐसे हमने देखा था कि सीपीयू मल्टीपल टास्क को यूज़ करता है यहाँ पे, कि नहीं हम एक ही यूज़र मल्टीपल टास्क को यूज़ करेगा एक सीपीयू के ज़रिए। फिर इसके अंदर आगे आता था नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके अंदर क्या था, एक स्पेशल फीचर इंट्रोड्यूस हुआ था जिससे कि ये एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कर सकता था। नेटवर्क जैसे कि काफ़ी सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं तो उसे नेटवर्क कहेंगे। काफ़ी सारे कंप्यूटर्स मोबाइल्स आपस में जुड़े हैं तो एक नेटवर्क के अंदर जुड़े, एक नेटवर्क क्रिएट होता है वहाँ। तो वो आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकेंगे, आपस में फाइल्स वगैरह शेयर कर सकेंगे, कोई भी हार्डवेयर शेयर कर सकेंगे, जैसे प्रिंटर शेयर करना हो गया कि आपस में काफ़ी सारे कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर जुड़ा हुआ है और कोई भी कंप्यूटर उस एक प्रिंटर को एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह से काम करता है ये। तो इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, 2 अप्रोचेस होते हैं, एक क्लाइंट सर्वर और एक पीयर टू पीयर। क्लाइंट सर्वर में जैसे क्या है, एक क्लाइंट होगा, एक सर्वर होगा और उससे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं, जितने मर्जी लगा सकते हैं। तो एक सर्वर क्या काम करेगा, उसके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस होगा उसके पास, जो कि काफ़ी सारे क्लाइंट्स के ऊपर नज़र रख सकेगा। एज ए सुपरवाइज़र काम कर सकता है सर्वर, कि काफ़ी सारे इनके ऊपर नज़र रखेगा। कुछ भी चेंजेस वगैरह करने हैं तो क्लाइंट्स के अंदर कर सकता है ये सर्वर, इसके पास एक्सेस होगा उन सारे क्लाइंट्स का। एक स्पेशल परमिशन होती है इस सर्वर के पास। तो इसके अंदर ना कुछ स्पेशल टाइप की एप्लीकेशंस वगैरह भी इंस्टॉल करनी पड़ती थी इस नेटवर्क ओएस को चलाने के लिए। फिर उसके बाद आता है पीयर टू पीयर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी के अंदर है। तो पीयर टू पीयर में क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं सबके पास सेम एक्सेस रहेगा, सबके सब सेम तरीके से बिहेवियर करेंगे। सबके पास जितने भी कंप्यूटर हैं क्लाइंट सर्वर का एक्सेस रहेगा। हर एक कंप्यूटर क्लाइंट है, हर एक कंप्यूटर सर्वर रहेगा, ठीक। तो जितने भी स्पेशल टास्क वगैरह परफॉर्म करने हैं तो वो आप सारे आपस में करेंगे, सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, किसी के पास भी एक स्पेशल एक्सेस नहीं होगा। तो इस तरह से दोनों चीज़ें हैं, इस तरह से हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। इसके बाद 8th हमारा आता है पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या है, जैसे काफ़ी सारे सीपीयू लगे होंगे और उससे एक ही यूज़र टास्क परफॉर्म करा रहा होगा, तो इससे क्या होगा, यूज़ टू परफॉर्म हाई कंप्यूटेशनल टास्क। काफ़ी हाई कंप्यूटेशनल टास्क होते हैं जो जिसको काफ़ी सारा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, काफ़ी तगड़े रिसोर्सेज की ज़रूरत है और काफ़ी बड़े टास्क होते हैं, जैसे MRI वगैरह उसमें करे जाते हैं टास्क वगैरह, तो उसको काफ़ी सारे कंप्यूटेशनल की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे काफ़ी सारे सीपीयू वगैरह उसके अंदर लगे होते हैं। तो टास्क आर ब्रेक्ड इनटू स्मॉलर सब टास्क, क्योंकि वो जो टास्क है वो एक सीपीयू अकेला संभाल नहीं सकता और हमें चाहिए काफ़ी स्पीड। तो उस टास्क को काफ़ी छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है और CPU 1 CPU 2 CPU 3 जितने भी लगे हैं उन्हें दे दिया जाता है, ताकि वो धीरे धीरे अपना एक एक टास्क परफॉर्म करें और वापस बाहर आके वो टास्क जुड़ जाएंगे और हमें उसका आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो CPUs के अंदर कैन बी मल्टी कोर और कैन बी डिफरेंट कंप्यूटर। इसका क्या मतलब है, जैसे कि CPU हमारे हैं तो मल्टी कोर भी हो सकते हैं, यानी कि एक ही CPU में काफ़ी सारे CPU लगे हों, जैसे मल्टी कोर CPUs होते हैं, तो वैसा भी हो सकता है। और या तो अगर हमें ज़्यादा ही रिसोर्सेज चाहिए, ज़्यादा तगड़ा वो चाहिए, तो हम अलग अलग कंप्यूटर्स भी लगा सकते हैं साथ में, तो वो भी पैरेलल प्रोसेसिंग ही होगा। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब ही है कि हाँ उसके पैरेलली प्रोसेसिंग हो रही हो, काफ़ी सारे CPU लगे हों, एक ही प्रोसेस को काफ़ी सारे CPU कर रहे हों, वो काम है पैरेलल प्रोसेसिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व्स मल्टी प्रोसेसिंग भी इसी के अंदर ही आती है, जो हमने पहले पढ़ी थी, उसका यूज़ करा होता है एक हिसाब से, इसने इसके अंदर नहीं आती, उसका यूज़ करा होता है। एंड ऑल्सो अदर टेक्निक्स जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड OS, जो कि हमने अगला पढ़ना है, वो इसके अंडर ही आता है डिस्ट्रीब्यूटेड OS। जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारे कंप्यूटर्स भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टी कोर CPU भी यूज़ कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हम कैसे यूज़ करेंगे, अगर हम एक जगह पे हैं तब तो कर लेंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड OS क्या है, अगर हम काफ़ी वर्ल्ड वाइड वेब हैं, काफ़ी इंटरनेट पे हैं और काफ़ी दूर दूर भी हैं, तो भी हम अपने कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके एक ही टास्क परफॉर्म करा सकते हैं, कि एक ही टास्क के लिए एक जगह जगह कंप्यूटर लगे हैं, वो सारे कंप्यूटर एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, एक पूरे नेटवर्क। अब उसके बाद देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे हमने देखा था कि
काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं वो एक वाइड एरिया नेटवर्क के ज़रिए कनेक्टेड हैं। हमने पिछले उसमें देखा था कि वो एक वाइड एरिया नेटवर्क के ज़रिए कनेक्टेड हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि पूरे हमारे वर्ल्ड में फैला होता है ये, कि हम और बहुत सारे कंप्यूटर्स जैसे हमने कनेक्ट करना है आपस में एक टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं, या फिर अपने अलग अलग टास्क भी ले सकते हैं, 2-3 टास्क उसे मिल बांट के कर रहे हैं। तो मल्टीपल कंप्यूटर्स कैन कनेक्ट ऑन वाइड एरिया नेटवर्क एंड कैन परफॉर्म टास्क टुगेदर, ये चीज़ हमने देखी। तो ये बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग है, जो हमने पैरेलल प्रोसेसिंग देखी थी उसी के ऊपर बेस्ड है। उसमें भी काफ़ी सारे कंप्यूटर पैरेलली अपना काम कर सकते हैं। सीपीयूज पैरेलली एक ही टास्क को परफॉर्म करते हैं, और ये भी वही काम करता है, पैरेलली एक या थोड़े ज़्यादा टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो इसके एग्जांपल क्या है, जैसे क्रोम ओएस में भी यही, क्रोम ओएस में हम यही चीज़ें करते हैं। जैसे आपके फ़ोन में भी क्रोम ओएस है, मेरे फ़ोन में भी क्रोम ओएस है, अपने हमारे लैपटॉप में। तो हम एक टास्क इकट्ठे परफॉर्म कर सकते हैं उसके अंदर, आप कभी चला के देखोगे तो। मैनी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी होते हैं जिसके अंदर हम डायरेक्ट एक साथ काम कर सकते हैं। तो कुछ ओएस ऑफ डाटा माइनर्स। अब ये डाटा माइनिंग क्या चीज़ होती है, जैसे हम क्रिप्टो माइनिंग होती है, हम क्रिप्टो माइनिंग कैसे करते हैं। क्रिप्टो माइनिंग, क्रिप्टो की इधर उधर से ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें कुछ काफ़ी सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, एक कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है, और काफ़ी एफिशिएंट होने चाहिए, काफ़ी एकदम पावरफुल कंप्यूटर्स होने चाहिए। तो वो पावरफुल कंप्यूटर्स रखते हैं एक सर्वर के ज़रिए, सर्वर वगैरह पे रखते हैं उसके हिसाब से माइनिंग कहते हैं, माइनर्स लगे होते हैं छोटे छोटे। तो उसे हम खुद भी लगा सकते हैं या फिर कहीं कंपनीज वगैरह लगाती हैं, और वो माइनिंग करने के पर ट्रांजेक्शन के हमें पैसे मिलते हैं कि हमने इतने टाइम तक लगाया है। उसको टाइमिंग के हिसाब से ही पैसे मिलते हैं और माइनिंग के हिसाब से ही पैसे मिलते हैं कितने टाइम तक हमने लगाया है। यानी कि ये जितना भी हम रिसोर्सेज वगैरह यूज़ करेंगे ना, हमारा वो माइनिंग वगैरह जितने भी हमारे रिसोर्सेज यूज़ करेगा, उस रिसोर्सेज के हिसाब से वो इनकम हमारी आएगी अपने आप। ठीक है, तो वो माइनिंग के लिए भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो इन सब के बाद ये लास्ट में कुछ 2 ऑपरेटिंग सिस्टम आए, एक पर्सनल कंप्यूटर्स और एक ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर हैंड हेल्ड डिवाइसेस। अब पर्सनल कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे ए मोर एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था ये, कैन परफॉर्म मैनी स्पेशलाइज्ड टास्क लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, एडिटिंग एंड मैनी मोर। ठीक है, जैसे हमारा जो हम कंप्यूटर्स अपना यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो वो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े हुए हैं वो हमारे ऐसे पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें हम जैसे विंडोज़ 7 वगैरह होंगी, विंडोज़ एक्सपी, डोस भी उसको कह सकते हैं एक हिसाब से। इसकी तरह पे थोड़े बहुत ऐसे टास्क वो परफॉर्म करता था वो भी। तो ये सारे जितने हमारे लैपटॉप वगैरह हैं हम यूज़ करते हैं अपने काम के लिए, तो ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर हैंड हेल्ड डिवाइसेस। अ फीचर रिच डिवाइस ओएस यूज्ड एज पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजर। जो भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं हम अपने हैंड हेल्ड डिवाइसेस में। जैसे हमारी कॉल्स वगैरह हैं, हम कॉल लॉग्स, अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह, मैसेजेस वगैरह, वो सब अपने संभाल के रखते हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर। तो डिवाइसेस फॉर दिस ओएस नोन एज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी हमारा डिजिटल असिस्टेंट भी होता है पर्सनली, और स्मार्टफोन, इन दोनों नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, स्मार्टफोन के नाम में जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स मैनी इंटरेक्टिव फीचर्स लाइक कैमरा, क्लॉक, साउंड रिकॉर्डर एंड एक्स्ट्रा। जैसे हम अपने फ़ोन में काफ़ी चीज़ चलाते हैं तो वो सारे इसके फीचर्स रहेंगे। एग्जांपल जैसे हम जानते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि नोकिया के फ़ोन में आया करता था पहले, छोटे छोटे। उसमें काफ़ी सारे कीबोर्ड, जैसे कीबोर्ड की तरह बटन लगी होती थी, बहुत सारी बटनें होती थी, छोटे से फ़ोन होते थे। ब्लैकबेरी, ये भी कुछ उसी की तरह फ़ोन था। एक iOS जो हमारे एप्पल के फ़ोन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये थे ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर हैंड हेल्ड डिवाइसेस। तो यार अब ना एक बार फिर से देख लेते हैं, इनकी रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे हो चुके थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो थोड़ी बहुत ना कन्फ्यूज़न इसमें क्रिएट हुई होगी जब पक्का, कि जैसे कुछ चीज़ें इसमें सेम लगती हैं देखने में। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ दिक्कतें आई थी। तो यहाँ हम देखते हैं 1 2 3 4 जितने भी हैं इन सबको देखें क्या क्या काम है इनका धीरे धीरे। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमने पढ़ा था कि काफ़ी सारी जॉब्स होती थी हमारी, काफ़ी सारे यूज़र्स आए थे, हम इसको एक साथ दे सकते थे इनपुट। तो पहले तो जैसे कंप्यूटर होते थे हम एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जॉब दे पाते थे, लेकिन अब हम मल्टीपल जॉब्स दे सकते हैं। और ऑपरेटर क्या काम करेगा, उसको बैचेस में कन्वर्ट करेगा जो भी सिमिलर टास्क होंगे, और कंप्यूटर को देगा, और कंप्यूटर उसको परफॉर्म करेगा और उसका आंसर देगा जो भी रिजल्ट वगैरह आएगा। मल्टी प्रोग्रामिंग में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो टास्क वगैरह हैं उन चीज़ों को, जैसे हमारे CPU अच्छे से एफिशिएंट वे में यूज़ नहीं हो पाता, तो टास्क 1 to टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 ऐसे यूज़ करने के लिए, जैसे हमारा टास्क 1 है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस को यूज़ करने के लिए चला गया,
तो जो हमारा टास्क 2 है वो CPU हमारे टास्क 2 को असाइन हो जाएगा। तो टास्क 2 अपना वो काम करेगा। अगर टास्क 2 कहीं से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए चला गया तो वो जो हमारा CPU है वो टास्क 3 को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये काम करता है मल्टी प्रोग्रामिंग। टास्क जो साइमल्टेनियसली यूज़ हो रहे थे यहाँ पर, एक ही CPU मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता था लेकिन साइमल्टेनियसली। उसके बाद आए थे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग यानी कि काफ़ी मल्टीपल प्रोसेस लगे होते थे, प्रोसेसर लगे होते थे, एक साथ काफ़ी सारे प्रोसेसेस को कर सकता था। इसके अंदर तो था कि एक साथ नहीं कर सकता था, लेकिन दिखाया जाता था कि एक साथ कर रहा था, कि क्योंकि एक चीज़ अगर वो इनपुट आउटपुट के लिए चला गया बाहर तो टास्क 2 को मिल जाता था, लेकिन एक टाइम पे एक CPU एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल CPU लगे हुए हैं तो वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकेंगे, इसलिए मल्टी प्रोसेसिंग कह देते हैं इसे, मल्टीपल प्रोसेस परफॉर्म कर सकेंगे एक साथ। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमने क्या पढ़ा था, ये रहा टाइम शेयरिंग का, कि एक CPU है और मल्टीपल यूज़र्स उसके साथ रहेंगे। एक CPU अपना टाइम शेयर करेगा मल्टीपल यूज़र्स को धीरे धीरे। इसके अंदर शेड्यूलिंग यूज़ होती है कि इस यूज़र को कब वो CPU मिलेगा, इस यूज़र को कब वो CPU मिलेगा, अलग अलग के अंदर शेड्यूलिंग होती थी। हमने देखा था कि पैरेलल शेड्यूलिंग इसके अंदर थोड़ी सी घातक हो सकती थी इसके लिए, क्योंकि अगर एक टास्क हमारा रह गया पीछे, उसकी काफ़ी लो शेड्यूलिंग है, काफ़ी लो प्रायोरिटी है, तो उसके लिए वो जल्दी उसको मिल नहीं पाएगा CPU, क्योंकि उसका काफ़ी लो प्रायोरिटी है। जितने भी हाई प्रायोरिटी के बार बार टास्क यहाँ पे एग्जीक्यूट आ रहे हैं, एकदम से अराइव हो जाते हैं, तब ये लो प्रायोरिटी वाला टास्क जल्दी एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। फिर उसके बाद है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि इसके अंदर टाइम बाउंडिंग होती थी, इसके अंदर टाइम इंपॉर्टेंट था कि इतने टाइम पे ये चीज़ एग्जीक्यूट होनी चाहिए, नहीं तो एरर वगैरह आ सकते हैं या कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। ऐसे इसके अंदर हार्ड था और सॉफ्ट था। हार्ड में था कि काफ़ी एकदम ढंग से होनी ही चाहिए, एकदम मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो टाइम बाउंडिंग को रीच करे, लेकिन सॉफ्ट में इतना नहीं था, अगर हो भी गया, गलती उससे होगी भी तो दूसरी बार शेड्यूल कर लेगा। उसके बाद है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग में क्या है, एक CPU है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर था, देखो एक CPU था, मल्टीपल यूज़र्स को परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है एक CPU मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमारा मल्टीटास्किंग और एक मल्टी प्रोसेसिंग में फ़र्क था। यहाँ पर तो मल्टीपल यूज़र्स आ रखे हैं, काफ़ी सारे यूज़र्स हैं, उनको अपना अलग अलग टर्मिनल मिला हुआ है, अलग अलग स्पेस मिला हुआ है और वो उसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मल्टीटास्किंग है, एक ही यूज़र है और मल्टीपल टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, जैसे हमने क्लाइंट OS होते थे इसके अंदर और एक सर्वर OS होता था। तो सर्वर क्या काम करता था, सर्वर के पास पूरा कंट्रोल होता है, जितने भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सबको रन कराता था, या फिर कुछ चीज़ें एलोकेट कराना है, बाकी चीज़ें पूरा कंट्रोल होता था, एक हिसाब से सुपरवाइज़र की तरह काम करता था। और एक पीयर टू पीयर होता था जिसमें सारे के सारे कंप्यूटर्स बराबर होते थे, उनका पदवी बराबर थी, इक्वल उन्हें दर्जा मिलता था। फिर आया था पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर CPU 1, CPU 2, CPU 3, इसके अंदर मल्टीपल CPUs इसके अंदर भी हैं। जैसे यहाँ पर था मल्टीपल CPUs, जैसे ये है वैसे ये भी सेम है, मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग। तो ये जो पैरेलल प्रोसेसिंग है मल्टी प्रोसेसिंग का ही यूज़ करती है, और कुछ एडवांस चीज़ें इसके अंदर आई हैं, जैसे रैम वगैरह कुछ अपग्रेडेशन इसको मिली थी, थोड़ी फास्ट कर दी गई थी यहाँ पर, तो उससे अच्छा टास्क परफॉर्म कर सकता था। और इसी के अंदर ना इस चीज़ को भी लाया गया, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके आए, ताकि जो भी हम CPU वगैरह यूज़ कर रहे हैं ना, वो खाली हम उसी में ना कर सकें, मल्टी कोर CPU में ना कर सकें, एक अलग कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकें। यहाँ पर तो मल्टी कोर CPU काम कर रहा है कि एक ही CPU के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हैं, मल्टीपल CPU लगे हैं एक ही CPU के अंदर। और यहाँ पर भी एक CPU के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे होंगे, मल्टीपल CPU लगे होंगे, लेकिन वो एक अलग है, और मल्टीपल कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। और मल्टीपल कंप्यूटर्स एक जगह पर ही नहीं, एक वाइड एरिया नेटवर्क में भी हो सकते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। अलग अलग सिटीज़ के अंदर हम चला रहे कंप्यूटर और आपस में रिसोर्सेज वो लोग शेयर कर रहे हैं, वो सारे मिलके एक ही काम को परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आ जाता है पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम। पर्सनल कंप्यूटर में जो हमारे यूज़ होते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह में जो हम टास्क वगैरह परफॉर्म करते हैं, विंडोज़ 7, विंडोज़ 11, ये सब उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। फिर OS 4 हैंड हेल्ड डिवाइसेस, जो कि हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे काम करते हैं। तो यार इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी लंबी वीडियो बन गई थी ये,
उम्मीद है मतलब समझ आया होगा इसके अंदर। तो इसको एक बार ध्यान से देखना है वीडियो को, अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा ज़रूर देखना, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई हुई हैं, वैसे काफ़ी जल्दी में कवर थोड़ा करा है। जैसे एक भी चीज़ है आपको तो उसमें ज़्यादा इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स बताए हैं, उनके ज़रिए आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं। नोट्स की चिंता मत करना, नोट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक होगा इसका, गूगल ड्राइव पे आपको मिलेगा, तो उससे देख के आप हमेशा पढ़ लिया करना, एग्ज़ाम टाइम पे हेल्प करेंगे। तो यार इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।